जय हिंद दोस्तों, मैं नंद किशोर मेला आपका अपने YouTube चैनल GKY NK परिसर पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करेंगे, ये मुझे विश्वास है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से बहुत बहुत आभार, और जिन्होंने नहीं किया है वो बहुत जल्द करेंगे, ये मुझे विश्वास है। हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल में उसके भौतिक प्रदेशों की। और भारत के भौतिक प्रदेशों में माय डियर, सबसे पहले हम देख रहे हैं हिमालय पर्वतमाला की। जो हमारा भारत है इसके उत्तर में एक विशाल पर्वतमाला है हिमालय पर्वतमाला, जो लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है ये हिमालय पर्वतमाला? 2400 किलोमीटर। माय डियर, अगर हिमालय की हम बात करें तो यह हमारे भारत में भौतिक प्रदेशों में पहला भौतिक प्रदेश माना जाता है। और ये माना जाता है कि ये जो मानसूनी हवाएं इधर से आ रही हैं, इन मानसूनी हवाओं को भारत में रोक कर वर्षा करता है। और जब इस तरह से देखा जाए तो हमारी कृषि के लिए एक जीवनदायिनी काम कर रहा है हिमालय पर्वतमाला। अब हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। और इसमें जो सर्वमान्य और बहुत ही मान्य मत है वो है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। माय डियर, वेगनर महोदय ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। माय डियर, इसी सिद्धांत में, इसी थ्योरी में वेगनर महोदय ने 1912 में यह सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने जो हमें बताया कि किस तरह से हिमालय की उत्पत्ति हुई, इसको इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में ही कहा जाता है। क्या? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। माय डियर, जो हमारे वेगनर महोदय हैं उन्होंने जो 1912 में अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में, इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में एक परिकल्पना दी थी जिसको हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में वेगनर ने दिया था और इसी में उन्होंने एक नवीन संकल्पना दी थी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया था उन्होंने। और इसके अनुसार इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो आज का हिमालय है, इसमें जो पृथ्वी पर एक भाग था पेंजिया, ये एक स्थलीय भाग था। यह है एक स्थलीय भाग था, यह एक स्थलीय भाग था। और जो ये जलीय भाग था ये एक महासागर था, महासागर। और इस महासागर का नाम था पेंथालासा। तो दोस्तों, बताते हैं कि पहले पृथ्वी पर एक तो पेंजिया नाम का स्थलीय भाग था, पेंजिया नाम था उसका, और वो था एक स्थलीय भाग। और उसके चारों ओर जो जलीय राशि थी वो था पेंथालासा महासागर। फिर भूगर्भिक हलचलों के कारण और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के कारण क्या हुआ कि जो पेंजिया था ये दो भागों में बंट गया, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। दोस्तों, एक क्या है, सबसे पहले पेंजिया एक स्थलीय भाग है, पेंजिया एक स्थलीय भाग है और पेंथालासा एक महासागर है। ये दो इसके हैं, महासागर है, पेंथालासा, याद रखना। पेंजिया स्थलीय भाग है। इसका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ये कहता है कि जो पेंजिया था, जो स्थलीय भाग था, वो दो भागों में बंट गया, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। दोस्तों ध्यान रहे, ये भूगोल नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, जीके पढ़ा रहा हूं। आपके माइंड में ये साइकोलॉजी न घर कर जाए कि ये तो भूगोल चल रही है, नहीं। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। आप एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, एसएससी किसी भी एग्जाम में जाएं, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम हॉल में मिलेगा। दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो ये कहता है कि हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है जो किसका अवशेष माना जाता है, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। और ये माना जाता है टेथिस सागर का अवशेष। विद्वानों ने ये बताया है कि एक टेथिस महासागर था और इसके ऊपर वाले भाग में अंगारा लैंड और दक्षिण वाले में गोंडवाना लैंड और बीच में टेथिस सागर था।
नदियों के द्वारा इस सागर में तलछट जमा हो रही थी। दोनों ओर से नदियां बह बह करके आ रही थी और इस तेथिस महासागर में तलछट जमा हुई और इससे तलछट में गाद भर गई और यहाँ पर प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के कारण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे के पास में आए और इस तरह से यहाँ पर एक नवीन मूलदार पर्वत का निर्माण हो गया और उसी पर्वत को हम हिमालय पर्वत कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम में जाएं सीधा रसगुल्ले से मीठा क्वेश्चन आएगा मेरे लाडलो कि हिमालय पर्वत किसका भाग माना जाता है, किसका अवशेष माना जाता है। तो दोस्तों हिमालय जो पर्वत है ये हमारा तेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। तेथिस सागर था, ये विशेष बात थी। इसमें यहाँ पर हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है कि जो आज जहां हिमालय खड़ा है वो आज भी धीरे धीरे अपनी उसी गति से ऊपर जा रहा है, ऐसा माना गया। अभी चीन के जो शोधकर्ता हैं नेपाल के, उन्होंने बताया कि माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई हम आज तक 8,848 मीटर पड़ रही थी, अब उसकी ऊंचाई 8,850 मीटर हो गई, यानी 2 मीटर हिमालय बढ़ गया। तो इसका मतलब हिमालय आज भी बढ़ रहा है। तो ये बताते हैं वेगनर अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कि पहले जो पेंजिया एक स्थलीय भाग था उसके चारों ओर जल सागरीय जल राशि थी, उसका नाम था पेंथालासा महासागर। दो ही चीजें थी, एक स्थल था पेंजिया, एक महासागर था पेंथालासा। फिर प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से पेंजिया दो भागों में टूट गया, उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। फिर ये दोनों पास पास में आए और बीच में था तेथिस महासागर। तेथिस महासागर का ही हिमालय पर्वतमाला अवशेष है, क्योंकि जहां पर हिमालय में कुछ खारे पानी की झीलें भी हैं और वो इस बात को सत्य साबित कर रही है कि हिमालय तेथिस सागर के स्थान पर खड़ा है, चट्टान की तरह दो काम कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, हिमालय पर्वतमाला 2400 किलोमीटर लंबी उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक जो खड़ा है हिमालय काम कर रहा है दो मेरे रसगुल्लो। पहला काम क्या कर रहा है, मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में वर्षा करता है, हमारी कृषि के लिए जीवनदायी काम कर रहा है। और दूसरा उत्तरी ध्रुव से साइबेरियन क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर हमारी ठंड से रक्षा भी करता है। इस तरह से हिमालय पर्वत इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। मैं आपका तेथिस सागर आपसे छीन रहा हूँ, मैं आपका अंगारा लैंड भी आपसे छीन रहा हूँ दोस्तों, मैं आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी हटाने जा रहा हूं और पेंथालासा भी आपको छोड़ के जा रहा है, पेंजिया भी जा रहा है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत भी जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अब कौन आ रहा है, अब हिमालय पर्वत खड़ा होने जा रहा है और हम हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्तर के विशाल हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति हम कर चुके हैं। अब भारत के भौतिक प्रदेशों में पहला प्रदेश आता है हिमालय पर्वतमाला, दूसरा रहता है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन का पठार, दक्षिण भारत जो गोंडवाना लैंड का भाग है और उत्तरी भाग जो अंगारा लैंड का भाग है, ये भी ध्यान रखना। फिर ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है, ये थोड़ा संकड़ा कम है, ये चौड़ा है, ये द्वीपीय समूह है हमारे नंबर 4। इसको हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों में। सबसे पहले हम ले रहे हैं हमारे किसको, हिमालय पर्वतमाला को। दोस्तों अगर हम हिमालय पर्वतमाला की बात करें तो हिमालय पर्वत को हम 4 भागों में बांटते हैं, लेकिन अधिकतर इसको विद्वानों ने जो बांटा है उसी आधार पर हम इसको पहले पश्चिम उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी इसकी ऊंचाई के आधार पर हम इसको बांट रहे हैं। तो उचावच के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रांस हिमालय को ही तिब्बत हिमालय कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय को ही तिब्बत हिमालय कहते हैं, यही हिमालय का वर्गीकरण है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय क्षेत्र को ही हम तिब्बत हिमालय कहते हैं। दूसरा आता है हमारा महाहिमालय, तीसरा आता है हमारा लघु हिमालय को ही हम मध्य हिमालय कहते हैं।
दोस्तों ध्यान रखना, लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहते हैं। और तीसरा आता है चौथा आता है हमारा शिवालिक हिमालय। दोस्तों जो ट्रांस हिमालय है इसको हम तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं और ये सबसे पश्चिमी भाग वाला है। उसके बाद आता है महाहिमालय जहाँ हमेशा बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची चोटियां हैं। उसके बाद आता है लघु हिमालय, जहां पर शीतकाल में बर्फबारी होती है, वो लघु हिमालय है, वो मध्य हिमालय है। और उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय, जहां पर नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं और शीतकाल में बर्फबारी नहीं होती है। दोस्तों ध्यान रखना, महान हिमालय को ही हम वृहत हिमालय कहते हैं। महान हिमालय को ही हम वृहत हिमालय कहते हैं। और लघु हिमालय मध्य हिमालय है, जहाँ शीतकाल में बर्फबारी होती है और शिवालिक हिमालय में बर्फबारी नहीं होती है। इसके बाद अगर हम हिमालय को पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर का विभाजन करें, पश्चिम से पूर्व की ओर, इस आधार पर अगर हम देखें तो ये हमारा इस हिमालय का भौतिक प्रदेशों में हमारा विभाजन होने जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, इस विभाजन को सबसे पहले ये कहा जाता है कि सिंधु व सतलज के बीच का हिमालय। दोस्तों सिंधु व सतलज के बीच के हिमालय को हम क्या कहते हैं? तो सिंधु व सतलज के बीच के हिमालय को हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। कश्मीर हिमालय या पश्चिमी हिमालय या ट्रांस हिमालय, वो सारे इसी में आते हैं। दूसरा रहता है हमारा सतलज से काली नदी के बीच का, इसको हम जो कहते हैं ये पारदेशिक आधार पर हिमालय का विभाजन है। पारदेशिक आधार पर हिमालय का विभाजन सतलज से काली नदी के बीच का। दोस्तों सबसे पहले हमने देखा सिंधु से सतलज के बीच का हिमालय, कश्मीर हिमालय, पश्चिमी हिमालय आता है। फिर ये हमारी सतलज है और यहाँ पर एक नदी है महाकाली नदी, जो काला पानी विवाद नेपाल के साथ है। तो उसे सतलज से महाकाली के बीच के इस हिमालय को हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज से काली के बीच कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। फिर तीसरा आएगा हमारा काली से तीस्ता के बीच का हिमालय। काली से तीस्ता के बीच का हिमालय वो क्या कहलाएगा? वो नेपाल हिमालय कहलाएगा। और इसी में दोस्तों ऊंची ऊंची चोटियां हैं। आप जाना मत दोस्तों कहीं भी, मैं आपको बहुत जल्द ही ये विभाजन करके ऊंची चोटियां दिखाने जा रहा हूं और बछेंद्री पाल को लगा के बछीर चढ़ा देंगे किस पे? माउंट एवरेस्ट पर। आप जाना मत दोस्तों, चले मत जाना, ज्यादा डीपली लगे तो। कुछ भी डीपली नहीं है, एकदम नॉर्मल है, कोई भूगोल नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ जीके पढ़ा रहा हूँ। ध्यान रखना, किसी के दिमाग में ये फोबिया हावी ना हो जाए कि भूगोल चल रही है। नेपाल हिमालय। और उसके बाद हमारी काली से तीस्ता आ गई। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच का हिमालय ये क्या कहलाता है? ये असोम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? असोम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन था और वो भौगोलिक विभाजन था ऊंचावच के आधार पर। तो दोस्तों सबसे बात कर रहे हैं हम इस प्रादेशिक विभाजन की। इसमें सबसे पहले आता है हमारा इधर वाला कश्मीर हिमालय है, फिर आता है हमारा कुमायूं हिमालय सतलज और काली से बीच, और फिर ये जो काली है इससे, और यहाँ सिक्किम में हम नदियों में तीस्ता नदी लेकर आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे दोस्तों आगे। एक बार आप 2 मिनट इसको समझ लीजिए, फिर आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ये तीस्ता नदी है और ये तीस्ता, काली तीस्ता, बीच का ये नेपाल है तो नेपाल हिमालय है।
और यहाँ तीस्ता से ब्रह्मपुत्र ये बीच में असोम है, तो असोम हिमालय। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि हिमालय में जो ये विभाजन हुआ है इसकी हम बात करें, ये आपने बहुत बार पढ़ा है किताबों में, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं और हम चलते हैं कि हिमालय में जो हमारी चोटियां हैं उसमें सबसे पहले आती है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर शिवालिक श्रेणी। हिमालय में आपको चलना है इधर से, पहली नंबर 1 पर कौन सी पर्वत श्रेणी आ रही है, उसके बाद फिर 2 पर कौन है, फिर 3 पर कौन है, यहाँ काराकोरम है, फिर आती है जास्कर, फिर लद्दाख और फिर शिवालिक। इस तरह से हम हिमालय को देख रहे हैं कि उत्तर में सबसे पहले उत्तर में कौन सी है, वो है काराकोरम श्रेणी। सबसे पहले उत्तर में है काराकोरम श्रेणी। तो हिमालय की श्रेणियां जरूर देखना दोस्तों, श्रेणी का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आती है काराकोरम, उत्तर में सबसे पहले आएगी काराकोरम, फिर आएगी लद्दाख। दोस्तों काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहते हैं, ध्यान रखना, काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहते हैं, काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख श्रेणी ये क्रम आता है दोस्तों, फिर आती है जास्कर श्रेणी, फिर आती है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक की पहाड़ियां, या जिसको हम जास्कर के बाद हम एक और भी कहते हैं, और वो यहां पर आएगी पीर पंजाल श्रेणी। इसी में हम कुछ सुरंग दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, फिर पीर पंजाल श्रेणी और फिर शिवालिक श्रेणी। अगर आप एग्जाम में जाएं तो वहां कई बार इनका क्रम पूछा जाता है। तो पहले नंबर पर कौन आएगी, सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल और सबसे अंत में शिवालिक। ये ध्यान रखना दोस्तों। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि काराकोरम श्रेणी जो सबसे है यहाँ पर, ये इसे एशिया का रीढ़ कहते हैं, ये ध्यान रखना आप। अब हम बात कर रहे हैं कि काराकोरम श्रेणी में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन। और नेपाल हिमालय में, यहाँ पर जो हिमालय था वो कौन सा हिमालय था, नेपाल हिमालय में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और काराकोरम से एशिया की रीढ़ कहते हैं, इसमें केटू गॉडविन ऑस्टिन है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब दोस्तों मैं आपसे 3 क्वेश्चन पुटअप करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो हमारी नंबर 1 पर है माउंट एवरेस्ट। फिर आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। फिर तीसरा है दोस्तों, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो दोस्तों अब हम यहां ध्यान दे रहे हैं कि हमारे जो हिमालय की काराकोरम श्रेणी है जिसमें हमने केटू गॉडविन ऑस्टिन को देखा है, उसी हिमालय की अगर हम बात करें तो उस हिमालय में हमारी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं हम पहले उनको देखेंगे दोस्तों। मैं एक बार इनको हटा देता हूं, मैं आपको एक एक भौतिक प्रदेश दिखाऊंगा दोस्तों, आप चिंता मत करना। यहां से कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो हम गलत नहीं होने देंगे। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा। सागर माथा का मतलब है आकाश की देवी, आकाश की देवी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और नई खोजों के अनुसार अब वो 8,850 मीटर हो गई है और हिमालय आज भी बढ़ता जा रहा है। फिर बात आती है कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो तिब्बत वाले माउंट एवरेस्ट को कहते हैं चोमोलुंगमा।
क्या लूंगा, चोमोलुंगमा। क्या लूंगा भाई, चोमोलुंगमा। इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ाई की थी, किसने की थी, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला हिमालय में है, और वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर। फिर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है मेरे रसगुल्लो, दूसरा क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो मैंने आपको अभी भी दिखाई थी, केटू। केटू को हम क्या भी कहते हैं, गुडविन ऑस्टिन कहते हैं, गुडविन ऑस्टिन। ये कराकोरम श्रेणी में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि ये कौन सी श्रेणी में है, कराकोरम। क्या करा, गुडविन ऑस्टिन को लेके आए, क्या कैसे करें, क्या करें कि गुडविन ऑस्टिन को हम लेके आए, क्योंकि ये किसके कब्जे में है, ये पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखी है, और हमने पाकिस्तान के कब्जे में 2 बार हाथ डाला था, 1965 और 1971 में, दोनों ही बार हम इसको निकाल नहीं पाए। केटू गुडविन ऑस्टिन, और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और केटू गुडविन ऑस्टिन की 8,611 मीटर है। ये ध्यान रखना मेरे लाडलो। इसके बाद हम बात करें भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, और वो है हमारी कंचनजंगा। वो है हमारी कंचनजंगा। भारत के किस राज्य में है, सिक्किम में है लाडलो। 8,598 मीटर ऊंची है कंचनजंगा। कहां पर है, सिक्किम में। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, ईश्वर की कृपा से हम कहाँ बैठे हैं, एग्जाम हॉल में। बहुत जल्दी आप बैठने वाले हो। वहां क्वेश्चन आया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों ध्यान रहे, वहां पर अगर ऑप्शन में आपको केटू ना मिले, चारों ऑप्शन में आपने देखा भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गुडविन ऑस्टिन कराकोरम श्रेणी वाली आपको नहीं मिली, तो हमें किसको पकड़ना है, कंचनजंगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत में स्थित ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ठीक है। 8,598 मीटर ऊंची है कंचनजंगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट पर जो अब तक चढ़े हैं पर्वतारोही, उसमें तो दोस्तों सबसे पहले हम देख रहे हैं, और हमें पता है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था। नेपाल में क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट को, सागर माथा, आकाश की देवी। और तिब्बत वाले क्या कहते हैं, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगा। क्या लूंगा, चोमोलुंगा। तिब्बत वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। दोस्तों कराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, केटू गुडविन ऑस्टिन। आज हम चढ़ेंगे माउंट एवरेस्ट पर। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे कौन, ये कहां पर स्थित है, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट पर 1953 में तेनजिंग नोर्गे और इनके साथ था एडमंड हिलेरी। दोस्तों ये एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का था, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का था, और तेनजिंग नोर्गे भारत के थे। ये वैसे नेपाली मूल के थे, लेकिन बाद में भारत में आए और भारत में होके ही रह गए। तो भारत नेपाली तेनजिंग नोर्गे, इसलिए प्रथम भारतीय भी तेनजिंग नोर्गे होते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। इसके बाद में ये हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, मई के महीने में चढ़ाई होती है माउंट एवरेस्ट पर। लगभग पर्वतारोही जो चढ़ाई करते हैं वो मई के महीने में करते हैं, ये विशेष बात है। महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट ये जो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय में, इस पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी, विश्व की प्रथम महिला। तो दोस्तों यहां ध्यान दें, विश्व की प्रथम महिला थी जिनका नाम था जुंको ताबेई, जुंको ताबेई। ये बच्ची थी जापान की। और दोस्तों जुंको ताबेई ये जापान की थी, और 1976 में 75 में ये किस पर चढ़ गई, माउंट एवरेस्ट पर। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक महिला होकर के किस पर चढ़ रही हैं, चढ़ाई कर रही हैं पर्वत पर, माउंट एवरेस्ट पर, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर। जुंको ताबेई जापान की है, 1976 में इन्होंने चढ़ाई की थी। हमारी मारवाड़ी में हम सीधा देखें तो वही किताबें आगी, सीधी सी बात है। जापान की जुंको किताब आगी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करगी। अब दोस्तों विशेष बात,
कि भारत की प्रथम महिला कौन थी। भारत की प्रथम महिला, तो माय डियर भारत की प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल। भारत की प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल। भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अब दोस्तों इनकी सन आपको याद रह जाएगी, क्यों? इंदिरा गांधी है, महिला है, ये भी महिला है। इंदिरा गांधी महिला, ये भी महिला। इंदिरा गांधी क्या कर रही है? 1976 की आधी रात देश में आपातकाल लगा रही है, तब जुंको ताबी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रही है। इंदिरा गांधी 1984 में हमें छोड़ के चली गई थी और बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विश्व की प्रथम महिला कौन है? जुंको ताबे जापान की महिला किस पर चढ़ गई? माउंट एवरेस्ट की। तो फिर भारतीय महिलाओं ने सोचा कि जापान से आके हमारी एवरेस्ट पर चढ़ गई, तो फिर लगा बछीड़ और बछेंद्री पाल किस पर चढ़ गई? माउंट एवरेस्ट पर। ये उत्तराखंड की बास्केटबॉल की खिलाड़ी है बछेंद्री पाल, आपसे मिलकर जा रही है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पर्वतारोही है। इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट एक महिला आ रही है, अरुणिमा सिन्हा। दोस्तों अरुणिमा सिन्हा को आप याद रखना। अरुणिमा सिन्हा एक विकलांग महिला है, दिव्यांग महिला, उत्तर प्रदेश की, ये भी एक खिलाड़ी हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत की ही नहीं विश्व की एकमात्र महिला है अरुणिमा सिन्हा। हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है अरुणिमा सिन्हा, जो दिव्यांग है, विकलांग है। बताते हैं कि ये ट्रेन में सफर कर रही थी, कुछ असामाजिक तत्वों ने इसको ट्रेन के नीचे फेंक दिया, इनका पैर कट गया, लेकिन इनका हौसला मजबूत था और अपने हौसलों, अपने इरादों से दोस्तों ये चढ़ गई किस पर? माउंट एवरेस्ट पर। तो ये हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है अरुणिमा सिन्हा। वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, दुनिया की वो विकलांग दिव्यांग महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, कौन थी? वो हमारे भारत की थी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली वो बच्ची अरुणिमा सिन्हा, जो किस पर चढ़ गई? माउंट एवरेस्ट पर। दोस्तों हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है कि विश्व की 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों पर चढ़ चुके हैं एक विकलांग बच्ची, तो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अर्जुन वाजपेयी हमारे सबसे छोटे हैं, जो भी किस पर चढ़ चुके हैं? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये थे माउंट एवरेस्ट की बात और उस पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों की बातें। अगले वीडियो में हम हमारे भौतिक प्रदेशों में हिमालय के बाद देखेंगे उत्तर का विशाल मैदान, और उसके बाद हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार, और उसके बाद देखेंगे हम द्वीपीय समतटीय मैदान। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।